हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग जो है नया सब्जेक्ट जो है शुरू किए हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसके बारे में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले वीडियो में जो है हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो है कौन कौन से चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, और अगर कुछ भी छूट जाता है तो वो भी चीजें हम जो है डिस्कस करेंगे जो कंपटीशन की दृष्टि से क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, और जो बीटेक के स्टूडेंट हैं उनके जो है सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो देखो स्ट्रेंथ क्या होता है। कोई भी मटेरियल होता है तो उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस वो बियर जो कर सकता है वही क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो मैक्सिमम क्या होता है? स्ट्रेस। कोई भी मटेरियल जितना मैक्सिमम स्ट्रेस को सह सकता है वही मैक्सिमम स्ट्रेस को ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है आपको क्लियर हो गया है कि स्ट्रेंथ क्या होता है। तो स्ट्रेंथ जो है एक प्रकार का स्ट्रेस है, और वो जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो हम जो है इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले जो भी हम बुक पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हर आप चैप्टर में देखेंगे कहीं ना कहीं, मतलब हर चैप्टर में आपको जो है स्ट्रेस का नाम सुनने को मिलेगा। ठीक है, जैसे में कि टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में हम बात करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, टॉर्जनल स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर से फ्लैंजरल स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से जो हम जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टॉर्जन और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, और इसके अलावा जो है और कोई भी स्ट्रेस छूट रहा है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कोई भी मटेरियल जितना मैक्सिमम स्ट्रेस को सह सकता है वही क्या होता है? उसकी स्ट्रेंथ होती है। जैसे हम अपनी बात करें तो हम भी मान लो कि कोई वेट उठा रहे हैं, हम भी कुछ वजन उठा रहे हैं, तो हमारी भी क्या होती है? कुछ ना कुछ जो है क्षमता होती है। हम अपनी उस क्षमता के बाद जो है कोई भी वजन क्या कर सकते हैं? नहीं उठा पाएंगे। ठीक है ना, तो हम जो है जितना मैक्सिमम वेट को उठा सकते हैं वो क्या है? हमारी क्षमता है, वो क्या है? हमारी स्ट्रेंथ है वजन उठाने की। ठीक, तो अब जो है हम पहला चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। क्या? पहला चैप्टर का नाम है सिंपल स्ट्रेस, SIMPLE, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। तो ये जो है हमारा पहला चैप्टर का नाम है, इसको हम शुरू कर रहे हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रेन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलो इसके आगे जो है डिस्कस करने से पहले हम जो है एक बात पर और डिस्कस करते हैं, ताकि जो है आपको क्या हो, समझने में आसानी हो। ठीक, तो देखो हमने जो है नाइन्थ में, टेंथ में या इलेवन ट्वेल्थ में जो है हमने पढ़ा था कि जो है जो पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसे तो चार प्रकार के होते हैं लेकिन जो है हमने तीन प्रकार के पढ़ रखे हैं। पहला क्या होता है? एक होता है गैस, दूसरा क्या होता है? लिक्विड, और तीसरा क्या होता है? सॉलिड। ठीक है, ये तीन प्रकार के तीन स्टेट में जो है जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंस है वो जो है पाया जाता है। ठीक है, तो गैस में क्या होता है कि जो गैस होते हैं इसके जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या होते हैं कि एकदम अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? एकदम अलग अलग होते हैं। और ये जो है क्या करते हैं? रैंडमली जो है इधर उधर गति करते रहते हैं। ठीक है, अब लिक्विड की बात करें तो इसके भी जो मॉलिक्यूल होते हैं ये भी जो है एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, और ये भी क्या होते हैं? गति करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो गैस के मॉलिक्यूल जो है जितना स्वतंत्र होते हैं उतना स्वतंत्र जो है इस लिक्विड के मॉलिक्यूल स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे सॉलिड की बात करें तो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जो है गतिशील नहीं होते हैं, वो स्टेबल रहते हैं, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके द्वारा जो है क्या होते हैं? ये बंधे रहते हैं। ठीक है, हालांकि इनमें भी गति होती है लेकिन ये अपनी जगह पे ही क्या करते रहते हैं? कंपन करते रहते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो? कंपन, तो अपनी जगह पे ही क्या होते हैं? ये हिलते रहते हैं। इसीलिए जो सॉलिड होता है उसका शेप और साइज वो जो है क्या होता है? निश्चित होता है। शेप मतलब बोले तो
कि वो जो है क्यूबिकल आकार का हो गया, समझ पा रहे हो ना? या ट्राइंगुलर हो गया, ऐसे कुछ हो गया, या किसी और आकार का हो गया, ये हो गया, इसका क्या हो गया, शेप हो गया, ठीक है। अगर साइज की बात करें तो वो जो है बड़ा है कि छोटा है कि बहुत बड़ा है, ये जो है साइज हो गया। तो जो सॉलिड होता है उसका शेप और साइज क्या होता है, निश्चित होता है। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड का जो शेप होता है वो जो है निश्चित नहीं होता है। और इसकी साइज की बात करें हम, तो इसे हम जिस बर्तन में डालते हैं वो जो है उसी के आकार का हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी जो है शेप निश्चित नहीं होता है। और गैस क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा भी आकर्षण नहीं होता है। इसके जितने भी सारे अणु होते हैं वो जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो इसको जब हम किसी भी बर्तन में डालते हैं तो वो उसी बर्तन में पूरा चारों तरफ जो है फैल जाता है, ठीक। ये उसी का जो है शेप ले लेता है। अब जो है आप इतना तो जानते ही हैं, ठीक है। अब देखो, एक चीज और कंफ्यूजन होता है कि जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहां भी हम पढ़ते हैं क्या, प्रेशर। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, प्रेशर। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम पढ़ते हैं स्ट्रेस। और इन दोनों की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेम होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या केजी फोर्स केजी फोर्स पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हम आगे लिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि जो प्रेशर होता है और जो स्ट्रेस होता है इसमें जो है अंतर क्या होता है, ठीक है। दोनों की यूनिट जो है क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेशर क्या होता है, इसके बाद से जो है हम स्ट्रेस के बारे में समझेंगे। और स्ट्रेस के बारे में जो है हम पढ़ते चले जाएंगे आगे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि जो है जो भी सब्सटेंस होते हैं वो तीन स्टेट में, तीन अवस्था में हो सकते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ठीक। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास जो है एक बर्तन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बर्तन है। और इसमें हमने क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड, LIQUID। अब लिक्विड जब मैं कह रहा हूँ तो लिक्विड में सारी चीजें सम्मिलित है। इसमें क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का जो है ऑयल है तो ऑयल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो वाटर हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, या और किसी तरह का जो है लिक्विड है, जैसे कि आप दवाई पीते हो, या कोई भी चीजें हैं जो लिक्विड स्टेट में है, तो वो जो है इसमें आ जाएगी। तो जब हम इसमें लिक्विड को भर देते हैं तो होता क्या है, क्या होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल ऐसे स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है ना। लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, ऐसे फ्री रहते हैं। और वो क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, फ्रीली जो है मोशन करते रहते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है ना, तो वो जो गति करता रहता है तो इधर भी घूम सकता है। तो लिक्विड के जितने भी सारे मॉलिक्यूल होते हैं वो इधर उधर रैंडम गति करते रहते हैं। तो वो क्या होता है ना, अब ये जो है, ये जो बर्तन है उसकी बाउंड्री में ही क्या है, सीमित है। तो अगर वो गति करते हुए इधर की तरफ आएंगे तो इस दीवार से क्या होंगे, टकराएगा। और टकरा के फिर जो है इसकी दिशा जो है मुड़ जाएगी, कि इधर की तरफ भी मुड़ सकती है। फिर ये इधर की तरफ आएगा तो मुड़ जाएगी, अगर इधर की तरफ जा रहा है तो ऐसे जाएगी और यहाँ पे टकरा जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये जो है इधर जाएगा तो इस दीवार से टकरा जाएगा, फिर ये इधर आएगा तो इससे टकरा जाएगा। तो जो लिक्विड होता है उसमें जो हम बात करते हैं स्ट्रेस की या फोर्स की, जब हम बात करते हैं तो लिक्विड में सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है। क्या होता है, स्ट्रेस। समझ पा रहे हो ना। लिक्विड में सबसे पहले क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल गति करते रहते हैं वो दीवार पे टकराते हैं, तो वहां पे क्या होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। अब ये जो बर्तन है, ये जो भी पात्र है उसका जो भी मतलब दीवार है, अगर हम उसके एक यूनिट एरिया पे बात करें, यूनिट वन यूनिट एरिया की अगर हम बात करें, 1 यूनिट एरिया, तो एक यूनिट जब भी आपको कहा जाएगा तो आप एक यूनिट का मतलब समझना कि इसका जो डायमेंशन होगा जो वो 1 mm होगा। और इधर का भी डायमेंशन क्या होगा, 1 mm होगा, समझ पा रहे हो। या इसका डायमेंशन क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। या इधर का भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, समझ पा रहे हो ना। तो आप जो है वन होगा,
इसका जो भी डायमेंशन होगा वो क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पे जो यूनिट है, यहाँ पे जो भी मात्रक है वो क्या कर सकते हैं, अपने आप से जो है जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकता है 1 मीटर भी हो सकता है, इधर क्या हो सकता है 1 मीटर भी हो सकता है। अगर हम सर्कुलर की बात करें तो चाहे इसका डाया कुछ भी हो, इसका जो फाइनल एरिया होगा वो क्या होगा 1। अगर हम में अगर इसकी डाया की बात करें तो 1 mm² होगा। अगर सेंटीमीटर में डाया की बात करेंगे तो 1 cm² होगा। अगर मीटर में बात करेंगे तो 1 मीटर² होगा। समझ के रहे हो ना? तो ये जो है क्या हो गया 1 यूनिट एरिया हो गया। ठीक, तो ये जो लिक्विड के जो अणु होते हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जो है रैंडमली गति करते रहते हैं। और वो क्या होता है कि दीवार से जो है टकराते हैं। ठीक है, दीवार से क्या होता है टकरा जाते हैं। तो टकराने के बाद से जो है इस दीवार पे जो है स्ट्रेस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस दीवार पे क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। ठीक है, इसको हम स्ट्रेस नहीं कहते हैं। जब ये मॉलिक्यूल लिक्विड के जो अणु इस दीवार पे टकराते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो दीवार पे क्या डालते हैं कि प्रेशर, प्रेशर। अब हम बात करें कि ये कितने एरिया पे प्रेशर डालते हैं, तो अगर हम उस एरिया का गुणा से, उस एरिया से जो है हम इस प्रेशर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है फोर्स। ठीक है, तो लिक्विड में सबसे पहले क्या होता है कि प्रेशर जनरेट होता है। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल गति करते रहते हैं वो जो भी बर्तन में रखे रहते हैं या जिस भी बाउंड्री में वो सीमित रहते हैं उस बाउंड्री पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो है प्रेशर डालते हैं और उसी प्रेशर का जो है हम एरिया से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है फोर्स। तो ये बात जो है ध्यान में रखेंगे कि लिक्विड में सबसे पहले प्रेशर जनरेट होता है, इसके बाद से जो है हमारे पास क्या आता है फोर्स आता है। ठीक, अब जो है हम बात करने वाले हैं सॉलिड के बारे में। हम क्या बात करने वाले हैं, सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड के बारे में बात करने से पहले एक चीज हम लोग और समझते हैं कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो बात कर रहे हैं तो वो मटेरियल जो है कैसा है। देखो इसके पहले जो है हम आप अगर डिप्लोमा में होंगे तो आपने जो है मैकेनिक्स पढ़ा होगा, MECHANICS। ठीक है, तो मैकेनिक्स में क्या होता था कि कोई भी बॉडी होती थी, अगर हम इस पे जो है कोई भी फोर्स लगाते थे तो ये क्या होता था, ये गति में हो जाता था। ठीक है, ये मूव करने लगता था। जैसे कि अभी जो है यहाँ पे है तो ये मूव करके क्या हो जाता था, यहाँ पे चला आता था। ठीक है, तो कोई भी जो बॉडी है अगर हम उस पे जो है फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर वो मूव कर रही है तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेस जो है वो जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का जो है स्ट्रेस या उसका स्ट्रेंथ पता करने के लिए ये जरूरी है कि वो जो बॉडी है वो क्या हो, स्थिर अवस्था में हो। ठीक है, वो अपनी पोजीशन पे क्या हो, फिक्स हो। ठीक, तभी जो है हम उसका जो है स्ट्रेस कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, देखो अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या करेगी, ये अपने स्थान से हिल जाएगी। तो इसमें जो है किसी भी प्रकार का क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, तो जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारी बॉडी होता है, जो भी हमारा वस्तु होता है, जो भी जिस भी चीज के बारे में हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो वो जो है स्टेबल होता है, अपने जगह पे स्थिर होता है। अब जब वो अपने जगह पे स्थिर होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हिंदी में साम्यावस्था। और इसका मतलब होता है कि वो जो है अपनी जगह पे क्या है, फिक्स है। ठीक है ना? तो देखो हमारे पास जो है क्या है, ये कोई बॉडी है, रेक्टेंगुलर मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक स्टील का टुकड़ा है या किसी भी चीज का मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बॉडी है। ठीक, सॉलिड बॉडी है। क्या है ये, सॉलिड है। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड है। अब जो है हम इस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इधर की तरफ एफ फोर्स लग रहा है और इधर की तरफ जो है क्या लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। अब देखो यहाँ पे हम दोनों तरफ से एफ फोर्स क्यों लगा रहे हैं, अगर हम इस फोर्स को हटा दें तो होगा क्या कि इस फोर्स के कारण जो है ये जो वस्तु है वो इधर की तरफ जो है मूव करने लगेगी, खिसक जाएगी। समझ रहे हो, वो अपने स्थान पे स्टेबल नहीं रहेगी। इसी के लिए हम जो है इधर की तरफ जो है फोर्स लगाते हैं।
अब क्या हो गया कि इधर की तरफ जो है एफ फोर्स है और इधर की तरफ भी एफ फोर्स है, तो इसके कारण क्या होगा कि देखो इधर की तरफ फोर्स को अगर हम एफ मानेंगे और इधर की तरफ फोर्स को अगर हम पॉजिटिव मानेंगे और इधर की फोर्स को अगर हम नेगेटिव मानेंगे, तो एफ प्लस पॉजिटिव और ये एफ माइनस नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? तो कुल मिला के ये वस्तु क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, अपने जगह पे क्या है, फिक्स है, अपने जगह पे क्या है, फिक्स है, और यहाँ से जो है हिलेगी नहीं। ठीक, अब हम जो है इसके आगे बात करते हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो सॉलिड होता है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो अणु होते हैं, वो क्या होते हैं, अपनी जगह पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है ना? जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, अपने जगह पे फिक्स होते हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें जितने भी अणु हैं वो जो है क्या है, अरेंजमेंट उनका जो है कुछ इस तरीके से है। जब आप इंटर में पढ़े होंगे या अगर आप इंटर में नहीं पढ़े हो तो आप देखे होंगे कि जो सॉलिड बॉडी होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक अरेंजमेंट में जो क्या होते हैं, उनका वो जो स्थित होते हैं ना, वो एक अरेंजमेंट में स्थित होते हैं। ठीक है, ऐसे एकदम ऐसे, ये तो एक प्रकार का हो गया अरेंजमेंट। फिर आप देखोगे तो कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे ये नीचे के हो गए मॉलिक्यूल, ये अब यहाँ पे स्थिर होते हैं, फिर यहाँ पे होते हैं, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो कुछ ऐसे जो है वो जो है अरेंजमेंट होता है उनका। तो वैसे ही आप इसको हम मानते हैं कि ये जो है जो मटेरियल है, जो सॉलिड मटेरियल है, उसके अणु जो है कुछ इस प्रकार से क्या है, स्थित है। ठीक है, ऐसे क्या है, स्थिर है। तो अब जो है हम यहाँ पे एक सेक्शन लेते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन लेते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है, अणु है। जो सॉलिड मटेरियल हमने लिया है उसमें जो है जो अणु है वो कुछ इस प्रकार से क्या है, स्थित है। ठीक है ना? ठीक है, तो देखो क्या होगा कि जब हम फोर्स लगाएंगे इधर की तरफ, तो ये जो सॉलिड बॉडी होता है इसके बीच में जो अणु होते हैं उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है, और वो एक दूसरे को जो है आकर्षण बल के द्वारा क्या करते रहते हैं, बांधे रखे रहते हैं। ठीक है, तो हम फोर्स जो है इधर की तरफ लगा रहे हैं, तो अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? इधर की तरफ क्या करेगा, जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में क्या है, आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, कोहेजन फोर्स है। तो वो जो है इसको इधर की तरफ जाने नहीं देगा, इसको इधर की तरफ क्या करेगा, खींचेगा। समझ रहे हो? इधर की तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ठीक, तो अगर हम इसका यहाँ पे डायग्राम बनाएं, तो हमने फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है, हम फोर्स जो है इधर की तरफ एफ लगा रहे हैं, तो इसके विरोध में इधर वाला जो मॉलिक्यूल है इधर की तरफ जो है फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और ये कौन सा फोर्स है, ये रजिस्टिंग फोर्स है, प्रतिरोधी फोर्स है। हम जो है इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो इसके विरोध में रजिस्टिंग फोर्स, प्रतिरोधी बल क्या हो रहा है, इधर की तरफ जो है लग रहा है। ठीक है ना? अब हम इस वाले फोर्स की अगर हम बात करें, तो हम फोर्स जब हम इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे दूसरा डायग्राम है, ये मॉलिक्यूल हो गए, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, एक इधर की तरफ फोर्स है, और यहाँ पे ये भी मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जब हम फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो अणु है उसको जो है इधर की तरफ ये फोर्स खींचेगा, ये वाला फोर्स। ठीक है, तो अब ये जो है क्या है कि ससंजन बल है, कोहेजन फोर्स के द्वारा जो है आपस में ये जुड़े हुए हैं। तो ये वाला मॉलिक्यूल इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये है जो इसको अब इधर की तरफ खींचेंगे, इधर की तरफ जो है खींचेंगे, नहीं जाने देंगे इसे। ठीक है, क्या करेंगे, इधर की तरफ खींचेंगे, नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब जो है फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो इसके विरोध में ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं इधर की तरफ जो है रजिस्टिंग फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है,
क्या कर रहे हैं, रजिस्टिंग फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। इसके बाद से ये जो अणु हैं, जो भी मॉलिक्यूल हैं, वो जो है एक विरोधी प्रतिबल, विरोधी जो है रेजिस्टेंस फोर्स जो है जनरेट कर रहे हैं, वो इसके इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रजिस्टिंग फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। इस रजिस्टिंग फोर्स को ही, नहीं, ये अभी क्या है, ये अभी क्या है, रजिस्टिंग फोर्स है। ये अभी क्या है, रजिस्टिंग फोर्स है, ठीक है। तो अब ये जो क्रॉस सेक्शन है मान लो एक्स, तो इसका जो है मैं फिगर यहाँ पे बना हूँ, यहाँ पे। तो इसका जो एरिया है वो क्या है, ए। तो इस एरिया पे जितने भी सारे मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी सारे अणु होंगे, वो जो है इधर की डायरेक्शन में क्या करेंगे, रजिस्टिंग फोर्स जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और ये जो रजिस्टिंग फोर्स जो आर है वो किसके बराबर होगा, ये जो एफ फोर्स है इसी के बराबर होगा। समझ पा रहे हो, अगर ये एफ फोर्स आर के बराबर नहीं होगा, ठीक है, अगर ये एफ फोर्स आर के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये एफ फोर्स आर से ज्यादा होगा, तो ये जो बस, ये जो बॉडी है वो क्या होगी, इधर की तरफ खिसक जाएगी, ठीक है ना। और ये आर फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जितना आप फोर्स लगाओगे ये जो है उतना ही जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे हम इस वाले मॉलिक्यूल को इधर की तरफ खींचेंगे, तो ये जो है बस उतना ही फोर्स लगा के इसको जो है पकड़े रखेगा, इससे ज्यादा जो है नहीं पकड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि हम इस वाले फोर्स को, ये जो एफ फोर्स है, इसको हम इतना बढ़ा दें। अब देखो ये क्या है कि ये जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो आकर्षण है, जो कोहेजन है, COHESSION, ये जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेजन है, कोहेजन फोर्स होता है, तो ये भी क्या है, एक सीमा में है, ठीक है ना। इसकी भी क्या है, सीमा में है। दो अणुओं के बीच में, दो समान अणुओं के बीच में कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, ससंजन बल कहते हैं। तो ये जो ससंजन बल है, ये जो कोहेजन फोर्स है, इसकी भी क्या होती है, एक सीमा होती है। तो जब ये एफ जो फोर्स हम बाहर की तरफ से लगा रहे हैं, अगर इसका मान इस कोहेजन फोर्स से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो बॉडी है वो इस एक्स वाले सेक्शन से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। समझ पा रहे हो, तो ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है इसका मान उतना ही हो सकता है जितना कि ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, ये जितने भी सारे यहाँ पे मॉलिक्यूल स्थित हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल है, जितना आकर्षण बल का मान होगा उतना ही ये रेजिस्टिंग फोर्स का मान हो सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, अगर इस आकर्षण बल से ज्यादा हम बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ से जो है टूट जाएगा और ये मटेरियल क्या हो जाएगा, फोइल हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेस के बारे में। तो हम बाहर की तरफ एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये मटेरियल जो है अंदर की तरफ आर आर वैल्यू का उतना ही फोर्स जो है जनरेट कर रहे हैं। और ये आर वैल्यू का फोर्स जिस एरिया पे जो है जनरेट हो रहा है, ये एरिया, इसी एरिया को ए से भाग दे देते हैं, तो ये क्या हमारा आ जाता है, स्ट्रेस, ठीक है। अब ये जो आर वाला फोर्स है वो इन दो अणुओं नहीं, इस क्रॉस सेक्शन पे जितने भी सारे मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल है उसके फोर्स के बराबर क्या रहता है, ये आर फोर्स रहता है। तो ये जो मैक्सिमम जो ये आर रहता है, मैक्सिमम इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जो रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी है, इस पे एफ मान का फोर्स लगा हुआ है, तो अगर हमें स्ट्रेस निकालने कह दिया जाता है तो हम एफ बाई ए कर लेते हैं डायरेक्टली। लेकिन ये एफ क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स का मान जितना ज्यादा रहता है उतना ही जो है इंटरनल फोर्स आर जो है जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो जब हम स्ट्रेस लिखते हैं, STRESS, तो हम स्ट्रेस लिखते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है कि इंटरनल फोर्स अपान एरिया, ठीक है। और ये जो इंटरनल फोर्स होता है, जो आंतरिक बल होता है, वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। इसीलिए हम जो है डायरेक्टली लिख देते हैं क्या, फोर्स अपान एरिया, ठीक है। तो जो यहाँ पे एफ है
आप इस एफ को क्या समझेंगे कि ये जो है किसी भी बॉडी का क्या है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है। क्या है ये? इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। तो जो है अब आप जो है समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले हमने क्या किया कि ये जो बॉडी थी, पहले हमने क्या किया, एक बार कहाँ गया? तो अब आप देख पा रहे हैं पहले हमने क्या किया कि ये जो बॉडी थी उस पे जो है हमने एफ वैल्यू का पहले क्या लगाया, फोर्स लगाया। ठीक है। जब हम फोर्स लगाया हमने, तो इसके अंदर जो है रजिस्टिंग फोर्स जो है आर जनरेट हुआ। ठीक है। अब इस रजिस्टिंग फोर्स को ये जिस एरिया पे लग रहा था उस एरिया से हमने भाग दे दिया, तो क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस को हम जो है सिग्मा से डिनोट करते हैं। और लिक्विड वाले में हम क्या देख रहे थे कि सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल थे, जो वाटर के या लिक्विड के जो भी अणु थे, उस दीवार पे टक्कर मार रहे थे। टक्कर मारने से क्या हो रहा था कि इस दीवार पे जो है एक प्रेशर लग रहा था, और इसी प्रेशर को ये जितने एरिया पे जो है टक्कर मार रहे थे उस एरिया से हमने गुणा कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया। ठीक है। तो आप जो है दोनों में अंतर समझ पा रहे हो। तो लिक्विड में सबसे पहले प्रेशर जनरेट होता है, इसके बाद हम उस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, फोर्स आ जाता है। जबकि कोई सॉलिड बॉडी होता है उसमें हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। और फोर्स लगाने के बाद जो है हम उस एरिया से फोर्स लगाते हैं, तो उसके बाद से रजिस्टिंग फोर्स जनरेट होता है। इसे हम एफ डैश कह दें या आर कह दें, और इसको फिर हम एरिया से जब भाग दे देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। समझ पा रहे हो दोनों में अंतर? ठीक है। तो मेन चीज ये है। ठीक है। अब जो है हम क्या करते हैं कि जो स्ट्रेस है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। और ये जो स्ट्रेस है वो कितने तरीके का होता है ये जो है हम बात करते हैं। और जो स्ट्रेन है वो कितने तरीके का होता है ये हम बात करेंगे। और इसकी यूनिट क्या होती है ये जो है हम बात करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो जो लिक्विड होता है ना, जो फ्लूइड होता है या लिक्विड होता है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है फ्री रहते हैं, रैंडमली गति करते रहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा नोट्स में, या 11 में भी, 11th में या 12th में भी पढ़ा होगा आपने। तो वो जो है फ्री मोशन करते रहते हैं। तो वो जो है किसी भी सरफेस पे जो है टक्कर मारते हैं, तो वहां पे जो है प्रेशर जनरेट होता है। और उसी प्रेशर को जब हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या जनरेट होता है, फोर्स आ जाता है। ठीक है। जबकि जो सॉलिड बॉडी होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बाहर से फोर्स लगाते हैं। एक चीज यहाँ पे और मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे ये सॉलिड बॉडी है, तो यहाँ पे ये सॉलिड बॉडी है, तो हमने इधर की तरफ फोर्स लगाया एफ, और इधर की तरफ जो है फोर्स लगाया एफ। ठीक है। अब हम जो है इस वाले सेक्शन पे बात करेंगे, इस वाले सेक्शन पे। तो जब हम इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो आपने देखा, मैंने बताया कि इधर की तरफ जो है रजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न होगा, आर। तो क्या हो रहा है कि हम जो है बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स क्या कर रहा है, इस ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है, इसकी लंबाई को हम मान ले रहे हैं क्या है, एल है। इसकी लंबाई क्या है, एल है। इसकी लंबाई को जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है,
इसकी जो लंबाई एल है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल जो बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे जो अणु बैठे हुए हैं इस वाले सेक्शन पे, तो वो जो है इसको बढ़ाने नहीं दे रहे हैं। ये जो है इधर की तरफ खींच रहा है इसको, तो इधर इस साइड वाला मॉलिक्यूल जो है इधर की तरफ आर आर रेजिस्टेंस का जो है फोर्स लगा रहा है, तो इसकी लंबाई को जो है बढ़ाने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि हम बाहर से एफ फोर्स लगा रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, इसकी लंबाई में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेन जनरेट हो रहा है ई, या इसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और तब जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। समझ पा रहे हो? देखो, जब आप ही हो और कोई दूसरा आदमी है, ठीक है, जैसे मान लो कोई हो, तो जैसे अगर कोई यहाँ पे दो लड़के हैं, ठीक है, तो एक लड़का क्या करेगा कि इस लड़के के पास जाके आराम से इसको जो है टच करेगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी क्या होगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा, इसको जो है इसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो बस क्या किया, अपना हाथ ले जाके इसको बस टच किया, तो इसमें जो है कुछ कुछ भी जो है क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अब क्या करे, यही जाएगा और इसको एक थप्पड़ मार देगा, तो क्या होगा, ये जो है तुरंत गुस्सा हो जाएगा। इसके पहले जब इसने छुआ था तो ये गुस्सा नहीं हुआ, जैसे ही एक थप्पड़ मारा इसने तुरंत ही गुस्सा हो गया। तो उसी तरीके से जब हम एफ फोर्स यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और एफ फोर्स लगाने के बाद जब हम इसकी लंबाई में परिवर्तन करना चाहेंगे, तब जाके ये जो है आर रेजिस्टेंस का फोर्स जो है क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा। ठीक है ना, जब हम इसकी लंबाई में क्या करना चाहेंगे, विरोध परिवर्तन करना चाहेंगे, तब जाके ये जो है उसे रजिस्ट करेगा। अगर हम इसकी लंबाई में परिवर्तन नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये जो प्रतिरोधी बल है वो क्या होगा, उत्पन्न नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद जो है स्ट्रेन जनरेट होता है। स्ट्रेन को हम आगे डिफाइन करेंगे, या हम कह सकते हैं कि इसकी हम लंबाई में परिवर्तन कहना करना चाह रहे हैं, इसे हम क्या करना चाह रहे हैं, डिफॉर्म करना चाह रहे हैं, और तब जाके क्या हो रहा है, स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, तो इसको जो है मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक, अभी आधे घंटे तक का हो गया है, तो इसको जो है यहीं पे रोकते हैं, और इसके जस्ट अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे कि डेफिनेशन जो है तुरंत ही लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।